नमस्कार। कुछ हिंदी भाषी राज्यों में एआईसीबी के संबद्ध संगठनों के लिए विकलांगजनों के अधिकारों पर आधारित ऑनलाइन एडवोकेसी कार्यशाला विशेष रूप से दृष्टिबाधित जनों को दृष्टिगत रखते हुए। प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, डेनमार्क। सत्र 7 एडवोकेसी दस्तावेज एवं अभिलेख। वक्ता हैं श्री श्वेताब सिंह, अधिवक्ता, लखनऊ उच्च न्यायालय। इंग्लिश में ये टॉपिक ऐसे रहेगा: एडवोकेसी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। स्पीकर मिस्टर श्वेताब सिंह, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट। इस लेक्चर का नाम है एडवोकेसी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी एडवोकेसी के जो दस्तावेज होते हैं और जो अभिलेख होते हैं इससे संबंधित। तो ये इतना, क्योंकि हम ये सोचते हैं, मतलब जब हम मोटे तौर पे देखते हैं या बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि एडवोकेसी कैसी होती है, शायद सिर्फ कोर्ट में जाकर होती होगी या शायद मतलब इस तरह से होती हो, उस तरह से होती हो, लेकिन बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता है इनफैक्ट कि बहुत सा मतलब क्या हमें डायरेक्ट कोर्ट जाना चाहिए या कैसी किस चीज को हैंडल करना चाहिए। तो अब मैं समझती हूँ कि ये वाला जो हमारा जो व्याख्यान है, जिसके लिए एडवोकेट श्वेताब जी हमारे साथ, श्वेताब सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये लखनऊ उच्च न्यायालय के एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं और यंग हैं जरूर, लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत लंबा, बहुत अच्छा अनुभव इनका एआईसीबी के साथ पहली बात तो एडवोकेसी का रहा। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय कह भी रहे थे ब्रेक से पहले, 2 PIL और 2 रिट पिटिशन हमने फाइल किया। अब जैसे देखिए यहाँ मैंने कहा 2 PIL, 2 जनहित याचिकाएं और 2 रिट पिटिशन, तो यही दोनों अपने आप में अलग हो गई और हमें समझने की जरूरत आएगी यहाँ पे कि ये इन दोनों में अंतर है क्या, ये हमें श्वेताब जी बताएंगे। फिर नोटिस, लीगल नोटिस जो हम सर्व करते हैं, बहुत अलग अलग माध्यम से हम एडवोकेसी करते हैं, हर माध्यम का अपना मतलब महत्व है। तो लीगल नोटिस आखिर क्या है, रिप्रेजेंटेशन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हम देते हैं किसी भी संस्थान को किसी भी जगह पर, उसका क्या अर्थ है, PIL यानी जनहित याचिका का क्या अर्थ है, रिट पिटीशन का क्या अर्थ है, क्या है एडवोकेसी से संबंधित महत्वपूर्ण सभी डॉक्यूमेंट, सभी दस्तावेज और अभिलेख, इस पर प्रकाश डालने के लिए हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पीकर एडवोकेट श्वेताब सिंह जी का, जो अधिवक्ता है लखनऊ उच्च न्यायालय में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला और निश्चित रूप से आप अपने अनुभवों से हम सब लाभान्वित होंगे उससे। तो ओवर टू यू श्वेताब जी, अब आप अपने व्याख्यान पर प्रकाश डालें। थैंक यू गौरी जी। सर्वप्रथम मैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अनिल कुमार अनेजा सर एवं आज के इस कार्यक्रम की ऑनलाइन सेशन की समन्वयक श्रीमती गौरी सेन जी का भी, दोनों लोगों का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे विषय पर आज ये एडवोकेसी सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। मुझे जो विषय दिया गया है एडवोकेसी दस्तावेज एवं अभिलेख, एडवोकेसी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जिसका एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन गौरी जी ने भी दे दिया कि जिन विषयों पर मैं आज बात करूंगा, जिसमें रिप्रेजेंटेशंस हैं, लीगल नोटिसेस हैं, रिट पिटिशंस और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस और तमाम वो लीगल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जिनके माध्यम से हम एडवोकेसी के कार्य को करते हैं। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम प्रत्यावेदन भी कहते हैं, किन किन अवसरों पर, किन परिस्थितियों में और किन मौकों पर हम प्रत्यावेदन देते हैं। जब हमारे किसी अधिकार का हनन होता हुआ हमें आधिकारिक रूप से दिख रहा हो कि हमारे किसी राइट का वायलेशन किसी सरकारी संस्था या सरकारी अधिकारी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी काम को करते समय अगर वो हमारे किसी राइट को वायलेट करते हुए या हमारे किसी राइट को से हमको वंचित करते हुए कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हम रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से लिखित रूप से सीधा संवाद उस सक्षम अधिकारी के साथ करते हैं जिसके पास ये अथॉरिटी, ये शक्ति हो कि वो हमारे अधिकारों को इम्प्लीमेंट, हमारे राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सके या जो हमारे राइट्स का वायलेशन हुआ है उसको करेक्ट कर सके।
रिप्रेजेंटेशन को हम एड्रेस जब करते हैं, उसको प्रेषित करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उस सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाता है, स्पष्ट रूप से, जिस अधिकारी के पास उस कार्य को करने की शक्ति है, उसका यह दायित्व है कि उस कार्य को वो कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण दूं, तो जैसे गौरी जी भी अवगत होंगी कि अभी कुछ दिनों पहले हमने लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में रिजर्वेशन को लेकर कुछ इलीगैलिटीज पाई थी, कुछ अनियमितताएं पाई थी हमने उसमें। तो हमने उसमें लीगल नोटिस प्रेफर किया था। लेकिन यहाँ मैं आपको रिप्रेजेंटेशन का समझाने के लिए आपको ये बताता हूँ कि हमने उस लीगल नोटिस को रेफर किया, एड्रेस किया था यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को। ठीक उसी तरह से अगर हम रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, तो इस केस की अगर हम बात करें, तो वो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जाएगा, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापित हुआ था रजिस्ट्रार के नाम से। तो वो सक्षम अधिकारी हुए उस विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिए। तो सबसे पहले हम किसी रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रत्यावेदन में प्रेषक बनाएंगे उस सक्षम अधिकारी को, और उसके बाद हम उसमें एक विषय लिखेंगे। विषय की महत्वता बहुत होती है किसी प्रत्यावेदन में, क्योंकि विषय की एक लाइन से उसके पूरे जिस्ट को समझा जा सकता है। विषय में हम अपनी ग्रीवांस को लिखेंगे, जिस बात से हम पीड़ित हैं, जिस बात से हमें ग्रीव्ड है, और उस विषय में जो कानूनी कार्यवाही या जो रिलीफ हमें मिलना चाहिए, उसको भी हम एक लाइन में लिख करके विषय को समाप्त कर देंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन की बॉडी यानी प्रत्यावेदन के जो मूल भाग पर अगर हम आए, तो हम उस रिप्रेजेंटेशन में अपना परिचय देंगे कि हम कौन हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है। या तो ये रिप्रेजेंटेशन व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्ति, हमारे ब्लाइंड साथी, किसी अपने पर्सनल लेवल पर भी दे सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके राइट्स का किसी तरह से वायलेशन हुआ है या उन्हें अपने राइट्स से डिप्राइव्ड रखा गया है, वंचित रखा गया है अपने अधिकारों से। और दूसरा, एनजीओज के थ्रू, एनजीओज अपने मेंबर्स के बिहाफ पर या पब्लिक इंटरेस्ट में भी रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में। तो रिप्रेजेंटेशन के की मेन बॉडी में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देने वाले का, जो हस्ताक्षरी का, जो अंडरसाइंड पर्सन है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद विषय वस्तु पर हम आएंगे। जैसा कि मैं उदाहरण देना मैंने शुरू किया था डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के एडवर्टाइजमेंट्स का, तो मैं इसको उसी से जोड़ते हुए लेके चलता हूँ ताकि मेरी बात आपको बेहतर समझ में आ पाए। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सिटी के उस एडवर्टाइजमेंट का उल्लेख करेंगे, किस तारीख में वो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, किन किन विषयों और किन किन पदों पर नियुक्ति के लिए वो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। इसका पूरा एक ब्यौरा ब्रीफ में हम वहां देंगे। जरूरत पड़ने पर हम अपने प्रत्यावेदन के साथ संलग्न भी कर सकते हैं उन दस्तावेजों को जो हमारे प्रत्यावेदन को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं या हमारी बात को बल देते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद, जैसा कि मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद हम ये बताएंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या इलीगैलिटी है, क्या गलतियां इसमें हैं, वो गलतियां हम उसमें लिखेंगे। और उसके बाद कानून के किस प्राविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं जिनका पालन यहाँ नहीं हुआ है और होना चाहिए था, और अगर होता तो हमें क्या बेनिफिट मिलता, इन बातों को स्पष्ट रूप से बड़ी स्पष्टता के साथ हम उस प्रत्यावेदन में लिखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हमें ये जरूरी ध्यान देना चाहिए कि हमारी बात को बल देने के लिए जो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उन्हें हमें साथ में संलग्न कर देना चाहिए, ताकि जिस सक्षम अधिकारी को हमने अपना प्रत्यावेदन प्रेषित किया है, उसको आसानी हो हमारी ग्रीवांस को रिड्रेस करने में, हमारी परेशानी को सुलझाने में। इसके साथ ही हम उस रिप्रेजेंटेशन में नीचे डेट डालेंगे, और जिस भी पर्सन ने इस रिप्रेजेंटेशन को लिखा है, अगर वो संस्था है तो संस्था के ऑफिस बेरर्स, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन ने अपने किसी ग्रीवांस को लेकर के रिप्रेजेंटेशन लिखा है, तो वो अपना साइन, अपना नाम, अपने पर्सनल डिटेल्स और डेट जरूर उस रिप्रेजेंटेशन में पड़ेगी। सारे फैक्ट्स लिखने के बाद और डेट्स और सिग्नेचर से पहले
2 लाइन में एक प्रेयर लिखी जानी चाहिए रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें पूरे रिप्रेजेंटेशन का जिस्ट हो कि उक्त में लिखे हुए सभी अ, तथ्यों के आलोक में मेरी ये प्रार्थना है कि इस कानून, इस अधिनियम के अंतर्गत, इन प्रावधानों के अंतर्गत इस विज्ञापन की इन त्रुटियों को समाप्त किया जाए, आरक्षण दिया जाए, जो भी हमारी प्रेयर है, उसको 2 लाइन में हम लिखें। तो अगर हम शुरू से देखें तो रिप्रेजेंटेशन की बॉडी के ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम किसे प्रेषित कर रहे हैं, वो सक्षम अधिकारी होना चाहिए। हम 1 लाइन में, 2 लाइन में विषय लिखें बड़ी स्पष्टता के साथ। उसके बाद हम मेन बॉडी में प्रत्यावेदन की अपना इंट्रोडक्शन देंगे, विषय वस्तु का इंट्रोडक्शन देंगे, जिस विषय में हमने ये प्रत्यावेदन दिया है। क्या उसमें त्रुटियां हैं, क्या इलीगैलिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, ये हम उसमें लिखेंगे। कानून के किस प्राविधानों या किस शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम या किस नियम या नियमावली में सही प्रक्रिया का प्राविधान है, उसको हम वहां पर लिखेंगे, उल्लेख करेंगे उसका। और साथ ही अंत में हम 2 लाइन की एक प्रेयर जरूर लिखेंगे कि हमें ये रिलीफ, इस तरह की रिलीफ इस प्रत्यावेदन के आलोक में दिया जाए, सारे तथ्यों के आलोक में दिया जाए। डेट डालने का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, सिग्नेचर और नाम होना चाहिए। और अब बात आती है इस रिप्रेजेंटेशन की सर्विस की। इस रिप्रेजेंटेशन को हम सर्व करेंगे रजिस्टर्ड ईडी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से हम इस रिप्रेजेंटेशन को सर्व करेंगे उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जिसे हमने प्रेषित किया है। साथ ही में इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो डॉक्यूमेंट्स उस रिप्रेजेंटेशन में लगा रहे हैं, वो उसी रिप्रेजेंटेशन पर नीचे संलग्नक के तौर पर, यानी एनेक्सर जिसे हम कहते हैं, संलग्नक भी उसी रिप्रेजेंटेशन पर नीचे मेंशन होना चाहिए। और अगर हम उस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी, प्रतिलिपि किसी दूसरे अधिकारी या व्यक्ति को दे रहे हैं, तो उसका नाम भी उसी पर नीचे मेंशन होना चाहिए। सर्विस करने के लिए मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन की सर्विस रजिस्टर्ड मोड से होनी चाहिए, रजिस्टर्ड एडी, रजिस्टर्ड पोस्ट से। और अब इस समय हम हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस के मोड्स पर ये जजमेंट भी दिए हैं कि व्हाट्सएप और ईमेल को भी प्रॉपर सर्विस अब माना जाएगा। तो आमतौर पर वो तो अपरिहार्य परिस्थितियों में हम व्हाट्सएप पर किसी को रिप्रेजेंटेशन सर्व करते हैं, लेकिन ईमेल तो अब बहुत ही प्रॉपर चैनल हो गया है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट बॉडीज के अपने ईमेल आईडीज होते हैं जो कि उनके डिपार्टमेंट की वेबसाइट से इजीली अवेलेबल होते हैं। और अगर वो अवेलेबल ना हो सके तो रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट का माध्यम तो हमेशा ही सबके लिए सुलभ है और हमेशा रहेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट से सर्विस करने के बाद उसकी जो पोस्टल रिसिप्ट होती है, उसको अपने पास रखना, और रिप्रेजेंटेशन की एक साइंड कॉपी की फोटो कॉपी को अपने पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप सब लोग ध्यान रखें। वो आगे चल के लीगल डॉक्यूमेंट, जिसे हम जो आज का विषय भी है, एडवोकेसी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, उसका वो पार्ट बनता है, वो रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन के संबंध में काफी सारी बातें मैंने कवर किया। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद रिमाइंडर रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुस्मारक भी आप दे सकते हैं उस सक्षम अधिकारी को। अगर 15-20 दिन के अंतराल पर कोई भी कार्यवाही आपके प्रत्यावेदन के संबंध में नहीं की गई है, तो आप एक रिमाइंडर दे सकते हैं। रिमाइंडर बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी हेडिंग अनुस्मारक या रिमाइंडर होनी चाहिए। प्रेषित वो उसी सक्षम अधिकारी को होगा जिसको आपने अपना प्रत्यावेदन दिया था। अगर आपने प्रत्यावेदन किसी एक सक्षम अधिकारी को दिया है और रिमाइंडर किसी दूसरे को दिया है, तो वो रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं रह जाएगा। तो ध्यान रखना होगा कि रिमाइंडर भी हम उसी अधिकारी को प्रेषित करें। विषय में आप अपने पुराने रिप्रेजेंटेशन की डेट का उल्लेख करते हुए अपने पुराने रिप्रेजेंटेशन के सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। रिमाइंडर बनाने के 2 तरीके होते हैं साथियों। रिमाइंडर या तो हम पूरा डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन की तरह एक रिमाइंडर बना सकते हैं और सारे तथ्यों को लिखने के बाद अंत में एक पैरा ये लिख सकते हैं कि मैंने फला तारीख को इस डेट को अपना एक प्रत्यावेदन आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया था, परंतु उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और इसके साथ ही हम उसको रिमाइंडर को फिर से सर्व कर सकते हैं उसी माध्यम से। दूसरा रिमाइंडर बनाने का एक तरीका ये होता है कि हम उसको बहुत ब्रीफ रखते हैं और उसमें रिमाइंडर की मेन बॉडी में सिर्फ हम अपने रिप्रेजेंटेशन का उल्लेख करते हुए ये लिखते हैं कि अभी तक इस रिप्रेजेंटेशन में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस रिमाइंडर में सारे फैक्ट्स नहीं आते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपना रिमाइंडर रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन और रिमाइंडर रिप्रेजेंटेशन के बाद मैं आता हूँ लीगल नोटिस के ऊपर। लीगल नोटिस साथियों एक तरह की चेतावनी होती है उस सक्षम अधिकारी को, जिसको हम ये वार्निंग देते हैं कि हम इस विषय पर अगर सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही एक समय सीमा के अंदर नहीं करी गई, तो
लीगल नोटिस देने वाला व्यक्ति कोर्ट जाने के लिए, न्यायालय जाने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए बाध्य होगा। ऐसी चेतावनी हम देते हैं लीगल नोटिस के माध्यम से। लीगल नोटिस क्लाइंट के बिहाफ पर एडवोकेट के थ्रू सर्व होता है और उसमें लॉ के सारे प्रोविजंस, जैसा कि हम रिप्रेजेंटेशन में भी मैंने बताया, अगर अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो उसमें भी हमें लॉ के सारे उन पॉइंट्स को लेकर चलना चाहिए, जिससे हमारी ग्रीवांस के रिड्रेसल को बल मिलता है। तो उसी प्रकार से एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भी सर्व होती है। एडवोकेट जो लीगल नोटिस को सर्व करता है उसकी भी कॉपी और साथ में उसकी सर्विस के मोड का एविडेंस सिक्योरली सेफली रखा जाता है, जो कि एडवोकेसी डॉक्यूमेंट और लीगल रिकॉर्ड का पार्ट होता है। लीगल नोटिस की खास बात यह है कि उसमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी एडवोकेट मेंशन करते हैं कि हमारी जो ग्रीवांस है उनका रिड्रेसल इतने समय के अंदर आपको करना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बाउंड होंगे, बाध्य होंगे न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए। तो ये लीगल नोटिस एक तरह की चेतावनी है सक्षम अधिकारी को ये बताने के लिए कि हम अगर ये हमारी ग्रीवांसेस का रिड्रेसल इतने समय के भीतर 15 दिन का टाइम, 20 दिन का टाइम हम उसमें मेंशन करते हैं, अगर नहीं हुआ तो वी आर बाउंड टू मूव टू कोर्ट, न्यायिक प्रक्रिया को हम अपनाएंगे। लीगल नोटिस के बाद आरटीआई की मैं बात करता हूँ। साथियों, आरटीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है एडवोकेसी का। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड बॉडीज और गवर्नमेंट की कंट्रोल्ड बॉडीज से सूचना मांग सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बताया था, तो किसी रिप्रेजेंटेशन को सर्व करने के बाद भी एक 15-20 दिन के स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद आप आरटीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरटीआई में आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उस संबंधित कार्यालय के जन सूचना अधिकारी से अपने विषय वस्तु के संबंध में या अपने ही दिए हुए रिप्रेजेंटेशन या प्रत्यावेदन के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना भी आप मांग सकते हैं। इस संबंध में जो भी कार्यवाही की गई है उसकी सूचना आप मांग सकते हैं। आरटीआई का रिप्लाई न मिलने पर आप फर्स्ट अपील, जो कि डिपार्टमेंटल अपील होती है, अपीलिएट ऑफिसर, उसी संबंधित विभाग या संस्था के अधिकारी को आप जन सूचना अधिकारी से आप अपील में सूचना मांग सकते हैं। अपील में सूचना न मिलने पर सेकेंड अपील का प्रोविजन है, जो कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, जिसके लिए हम जा सकते हैं। आरटीआई फाइल करने के दो मोड्स हैं, एक ऑनलाइन मोड है और एक ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड में आप स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से इंफॉर्मेशन प्रोक्योर कर सकते हैं। आरटीआई ड्राफ्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी लॉयर के थ्रू उसको ड्राफ्ट करवा रहे हैं तो आप उसको सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी जरूरी सूचनाएं हैं, वो आप उसको प्रदान करें। और अगर आप स्वयं ही किसी आरटीआई एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि जो सूचना के अधिकार में आप जो सूचनाएं मांग रहे हैं जन सूचना अधिकारी से, आपका ये प्रयास होना चाहिए कि वो सूचनाएं जो आप मांग रहे हैं वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में ना हो, प्रश्नवाचक, यानी कि मैं सीधे सीधे कहूँ, प्रश्न आप न पूछें, आप सूचना मांगे अपने विषय में। इस तरीके से उसको ड्राफ्ट करें, लिखें कि आप क्वेश्चन न पूछें, आप सूचना मांगे। इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही इंफॉर्मेशन आरटीआई के एप्लीकेशन के साथ आपको 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना होता है, जो कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं, और उसको साथ में लगा करके आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उस आरटीआई एप्लीकेशन को कंसर्न्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सर्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि उस आरटीआई एप्लीकेशन की फोटोस्टेट कॉपी और सर्विस के मोड, यानी कि अगर आपने स्पीड पोस्ट से भेजा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, तो उसकी रिसिप्ट की कॉपी आप अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि वही आपकी आरटीआई का एविडेंस है, आपने आरटीआई फाइल किया था। अगर हम ऑनलाइन मोड की बात करें
ऑनलाइन मोड में यूपी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूपी आरटीआई ऑनलाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी वेबसाइट है आरटीआई की, आरटीआई ऑनलाइन, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी साइबर कैफे या अपने मोबाइल फोन से या किसी की मदद लेकर के आप आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन बहुत आराम से डाल सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाना होगा, आप ऑनलाइन ही 10 रुपए की फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन तमाम तरीके के यूपीआई के भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन भी बहुत सहूलियत देती है आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। और ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो फर्स्ट अपील भी आप सूचना न मिलने पर या आपको जो सूचना दी गई है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप फर्स्ट अपील भी ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं पोर्टल पर। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स या अपने सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप आरटीआई एप्लीकेशन के साथ लगाना चाहते हैं वो आप उसको वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन मोड में अगर आप आरटीआई में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है आपकी एप्लीकेशन पे तो आप फर्स्ट अपील भी ऑफलाइन मोड में फाइल कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना होगा कि उस फर्स्ट अपील की कॉपी और मोड ऑफ सर्विस डिलीवरी की भी जो प्रूफ ऑफ एविडेंस है उसकी कॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। आरटीआई में मिली हुई जो इन्फॉर्मेशन होती है कई बार उसी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपने एक रिप्रेजेंटेशन मूव किया है, प्रत्यावेदन मूव किया है, दिया है सक्षम अधिकारी को और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो आपने 15-20 दिन के समय के बाद एक्सपायरी ऑफ 15-20 डेज अगर आप एक आरटीआई एप्लीकेशन मूव करते हैं और अपने दिए गए प्रत्यावेदन पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगते हैं तो उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काम आएंगे अगर आपके ग्रीवांस एड्रेसल न होने की स्थिति में अगर आपको आगे चल के कोर्ट जाना पड़ता है तो। आरटीआई एप्लीकेशन के बाद अब मैं लीगल प्रोसीजर्स पे आता हूँ। कोर्ट की हम बात करें, साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में रिट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 32 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स के पास रिट जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 226 का रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनके हनन होने की स्थिति में, उनके वायलेशन होने की स्थिति में, उनके उल्लंघन की स्थिति में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 में रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है उसमें हम अपने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन या हनन या हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से अगर वंचित रखा गया हो तो हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रिट जुरिस्डिक्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी गौरी जी जब इंट्रोडक्शन दे रही थी तो उन्होंने बताया कि रिट पिटीशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दो बातें उन्होंने उस समय कही थी कि ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि रिट पिटीशन के बारे में भी कुछ बात हो और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, अंतर क्या है इन दोनों में, इनके बारे में भी बात हो। रिट पिटीशन साथियों, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हम, जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, लीगल नोटिस दिया, आरटीआई में हमने एप्लीकेशंस दिया, लेकिन हमारा जो ग्रीवांस था, जो हमारी समस्या थी, उसका समाधान नहीं हुआ। और हमें ये प्रथम दृष्टया दिख रहा है, जैसे कि मैंने एक यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट का उल्लेख किया था, अगर हमें प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो हम रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिट याचिका को नियोजित कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। रिट पिटीशन हम हाई कोर्ट में फाइल करेंगे तो थ्रू एडवोकेट भी कर सकते हैं और इन पर्सन भी कोई व्यक्ति रिट पिटीशन में अपीयर हो सकता है हाई कोर्ट में, दोनों का प्राविधान है। रिट पिटीशन कोई व्यक्ति भी कर सकता है, फाइल कर सकता है अपने बिहाफ पर, अगर उसे व्यक्तिगत रूप से ये लग रहा है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में दिए गए निहित प्राविधानों का अगर वायलेशन हुआ है, या उन अधिकारों से किसी दृष्टिबाधित या अन्य विकलांग व्यक्ति को वंचित रखा गया है, तो वो रिट पिटीशन स्वयं फाइल कर सकता है थ्रू एडवोकेट और इन पर्सन।
इसके साथ ही कोई संस्था अगर रिट पिटिशन फाइल करती है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो फाइल कर सकती है जनहित में, और रिट पिटिशन वो फाइल कर सकती है अपने मेंबर्स के बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स। जो मेंबर्स उसके एग्रीव्ड हैं किसी ऑफिशियल एक्ट से, जैसा कि मैंने जिक्र अगर एडवर्टाइजमेंट का किया था, मगर उसी को लेके चलूं तो अगर एडवर्टाइजमेंट है कोई फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन विज्ञापित हुआ है और उसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों या अन्य विकलांगजनों के अधिकारों से उनको वंचित रखा गया है, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, चाहे वो तो उसमें फिर वो एनजीओ, वो एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स फाइल कर सकता है रिट पिटिशन। उसमें उसे अपने मेंबर्स की लिस्ट प्रोवाइड करानी होगी कि किन मेंबर्स के बिहाफ पर वो इस रिट पिटिशन को फाइल कर रहा है। इंडिविजुअल पर्सन अगर रिट को फाइल करेगा तो वो अपने बिहाफ पे करेगा, वो अपने ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटिशन को फाइल करेगा। रिट पिटिशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट में फाइल होता है, जिससे कोर्ट को असिस्टेंस मिलता है हमारी समस्या को समझने के लिए, हमारी क्या समस्या है, क्या हमारी प्रॉब्लम है, किस कानून का उल्लंघन हुआ है, किस एक्ट का वायलेशन हुआ है, हम क्या रिलीफ कोर्ट से प्रे कर रहे हैं, क्या हमारी प्रार्थना है न्यायालय से, और हमारे क्या ग्राउंड्स हैं, किन आधार पर हम उन रिलीफ्स को मांग रहे हैं कोर्ट से, हमें वो रिलीफ्स क्यों मिलने चाहिए, वो ग्राउंड्स भी उस रिट पिटिशन में होते हैं। साथ ही साथ हमारे ग्राउंड्स को सपोर्ट करने के लिए, बल देने के लिए जितने भी जरूरी दस्तावेज हैं वो सारे उस रिट पिटिशन के साथ एनेक्स होते हैं। रिट पिटिशन में पिटिशनर वो व्यक्ति होता है जो रिट पिटिशन को दाखिल कर रहा है, नियोजित कर रहा है, योजित कर रहा है, और उसे रिस्पोंडेंट्स बनाना होता है, अपोजिट पार्टीज बनाना होता है उन व्यक्तियों को जो सक्षम अधिकारी हैं, जो जवाबदेह हैं उन अधिकारों के संरक्षण के लिए, उन अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब अपोजिट पार्टीज बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण विश्वविद्यालय का दिया था, तो फॉर एग्जाम्पल वो रिट पिटिशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नेचर में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की तरफ से फाइल किया गया है और एनएवीएच की तरफ से। अगर यही रिट पिटिशन की तरह से फाइल होता तो फॉर एग्जाम्पल अगर गौरी जी ने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को देखते हुए उसमें अप्लाई करने का सोचा होता, या किसी भी अन्य साथी ने उसमें अप्लाई करने का सोचा होता और एडवर्टाइजमेंट को देख के उसे लगता कि जो रिजर्वेशन है 4% का वो नहीं दिया गया है, तो गौरी जी स्वयं उस पिटिशन को फाइल कर सकती थी। एक बात का हम लोग को खास ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो नियुक्ति प्रक्रिया हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, अगर उस स्कीम के लॉन्च होते ही, नोटिफाई होते ही, या एडवर्टाइजमेंट के नोटिफाई होते ही हमें प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया उसमें कोई इलीगैलिटी नजर आती है, तो हमें अपनी एडवोकेसी उसी समय शुरू कर देनी चाहिए। इस बात का बड़ा खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साथी हमारे, डिसेबल्ड साथी, ब्लाइंड साथी किसी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, चाहे वो नियुक्ति प्रक्रिया हो, चाहे वो अन्य कोई स्कीम हो गवर्नमेंट की, एडमिशन प्रोसेस हो किसी इंस्टीट्यूशन में। जब हम पूरी प्रक्रिया में भाग लेकर के और अंत में जब हम डिस्क्वालीफाई होते हैं उसका बेनिफिट पाने से, तब हम अगर एडवोकेसी करते हैं तो हम वीकर साइड पे होते हैं, कमजोर पक्ष हमारा होता है। अगर प्रथम दृष्टया कोई इलीगैलिटी किसी नोटिफिकेशन में दिख रही है तो उस प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ही हमें एडवोकेसी शुरू कर देनी चाहिए, ना कि उस प्रक्रिया के समाप्त होने पर, उससे वंचित किए जाने पर एडवोकेसी प्रारंभ होनी चाहिए। तो मैं आपको रिट पिटिशन के पार्टीज के बारे में बात हम लोग कर रहे थे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो व्यक्ति रिट पिटिशन को फाइल कर रहा है वो पिटिशनर कहलाएगा, और रिस्पोंडेंट्स या ऑपोजिट पार्टीज वो सारे सक्षम अधिकारी होंगे जो जिम्मेदार हैं उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए और रिलीफ देने के लिए, या जो जिम्मेदार हैं उस आदेश को पारित करने के लिए जिस आदेश से हम एग्रीव्ड हैं, पीड़ित हैं, और उस आदेश को हम हाई कोर्ट से सेट असाइड करवाना चाहते हैं, क्वैश करवाना चाहते हैं। जो भारत के संविधान में रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स के पास आर्टिकल 226 में है, तो रिट ऑफ सर्शरी के माध्यम से हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी आदेश की इलीगैलिटी, किसी ऑर्डर की, किसी डॉक्यूमेंट की इलीगैलिटी को देखते हुए उसको सेट असाइड कर दे,
क्वैश कर दे। तो हम उन सारे व्यक्तियों को अपोजिट पार्टीज बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दूं यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के रेट में जो कि वो एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई किया था, प्रकाशित हुआ था, रजिस्ट्रार के नाम से विज्ञापित हुआ था। तो रजिस्ट्रार उसमें यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और पिटिशनर वो व्यक्ति होगा जो रेट पिटिशन को फाइल कर रहा है कोर्ट में। रेट पिटिशन में इंट्रोडक्शन होगा। अगर एनजीओ के थ्रू रेट पिटिशन हो रही है तो एनजीओ का रेट पिटिशन इंट्रोडक्शन उसमें होगा। अगर रेट पिटिशन है तो एनजीओ अपना इंट्रोडक्शन दे करके उन मेंबर्स का इंट्रोडक्शन देगी या लिस्ट देगी जो उस रेट पिटिशन को फाइल कर रहे हैं, जिनकी बिहाफ पे वो एनजीओ रेट पिटिशन को फाइल कर रहा है। अगर ये जनहित याचिका है तो उसमें एसोसिएशन को सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, किस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और इस रेट पिटिशन के माध्यम से उसे निजी तौर पे कोई लाभ नहीं होने वाला है इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, ऐसा उसको एफिडेविट पे अफर्म स्वेयर करना होगा ऑन एफिडेविट। और साथ ही उसको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय लॉज, अपना पैन नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका दाखिल करते समय संलग्न करने होंगे, एनेक्स करने होंगे रेट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ। साथ ही इसके बाद फिर जो भी हमारी ग्रीवांसेस हैं, जो भी अनियमितताएं हम किसी डॉक्यूमेंट में हमें मिलती हैं, उन अनियमितताओं को हम उसमें उनका उल्लेख विस्तृत रूप से करेंगे, डिटेल में करेंगे। उस डॉक्यूमेंट को हम एनेक्स करेंगे, कॉपी उसकी लगाएंगे, जिस डॉक्यूमेंट को हम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। जो रिप्रेजेंटेशंस हमने सर्व किए थे थ्रू लीगल पोस्ट, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, उन रिप्रेजेंटेशंस की हम कॉपी उसमें लगाएंगे along with the proof of service of the representation, जो कि हमारे स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट्स हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर काम होता है। इसके साथ ही जो भी लॉज हमारे फेवर में है, जैसा कि मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा था, तो आरपीटी एक्ट में जो भी रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं उनका हम उल्लेख करेंगे। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट को हम एज इट इज उसमें मेंशन करेंगे, उसकी कॉपीज उसमें लगाएंगे। और साथ ही रिट पिटीशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्रेयर है। प्रेयर, मेन प्रेयर एक होती है और एक इंटरिम रिलीफ जो हम कोर्ट से मांगते हैं। इंटरिम रिलीफ जो हम रिट पिटीशन की पेंडेंसी के दौरान फर्स्ट डेट पर ही कोर्ट से अगर हम इंटरिम रिलीफ प्रे करते हैं कि अंतरिम राहत हमें पहले ही दिन सुनवाई के दे दी जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया इस अभिलेख में, इस डॉक्यूमेंट में या इस एडवर्टाइजमेंट में ये इलीगैलिटी है, ये अनियमितता है। और अगर नियुक्ति प्रक्रिया है या कोई और स्कीम है, अगर वो आगे उसको जारी रखा गया तो हमारे राइट्स का वायलेशन होगा और हम उससे एग्रीव होंगे। तो रिलीफ में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम बड़े स्पष्ट रूप से कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहे हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट से हम एग्रीव्ड हैं, पीड़ित हैं, किसी डॉक्यूमेंट में इलीगैलिटी हमें मिलती है, क्वेश्चन की हम प्रेयर करते हैं अंडर द रिट ऑफ सर्चरी। द हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो उस डॉक्यूमेंट को सेट असाइड करे, निरस्त कर दे, उसके इम्प्लीमेंटेशन को, उसके असर को खत्म कर दे। साथ ही रिट ऑफ मैंडमस, जो कि आर्टिकल 226 में जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, उसमें हाई कोर्ट के पास ये शक्ति निहित है कि वो मैंडमस की रिट जारी करते हुए सक्षम अधिकारी को, जो हमारी रिट पिटीशन में अपोजिट पार्टी या रिस्पोंडेंट है, उसे हाई कोर्ट ये निर्देशित करे कि किन नियमों का, किन कानूनों का पालन करने के लिए आदेश को पारित करे। ये हमारी प्रेयर होती है। इंटरिम रिलीफ में भी हम ये प्रेयर्स, स्टे की प्रेयर मांग करते हैं किसी डॉक्यूमेंट से जिससे हम पीड़ित हैं, एग्रीव्ड हैं, तो उस डॉक्यूमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को कोर्ट स्टे कर दे, रोक लगा दे ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ रिट पिटीशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उस डॉक्यूमेंट के असर को कोर्ट रोक दे, उसके इम्प्लीमेंटेशन को, कार्यान्वयन को, उस आदेश को कोर्ट रोक दे। ऐसा हम इंटरिम रिलीफ कोर्ट से मांगते हैं। ये मैंने बात किया उस रिट पिटीशन का जिसपे हम किसी डॉक्यूमेंट से या किसी ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं, जैसा कि इस केस में हमने एडवर्टाइजमेंट की बात किया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी डॉक्यूमेंट से एग्रीव्ड नहीं है, किसी ऑर्डर से एग्रीव्ड नहीं है, और उसमें हम सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट से डायरेक्शन चाहते हैं रिस्पोंडेंट्स को, सक्षम अधिकारी को, कि उन्हें निर्देश दिया जाए, आदेश दिया जाए कि वो ये कार्य करें।
जिससे कानूनों का और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स का अपलिफ्टमेंट हो, उनका प्रोटेक्शन हो। उन केसेस में कोर्ट मैंडमस की रिट जारी करके डायरेक्शन देती है उस सक्षम अधिकारी को, ऑपोजिट पार्टी को, रिस्पोंडेंट को, कि वो उस एक्ट को करे जो कि लॉ में प्रोवाइडेड है। और हमारे रिप्रेजेंटेशंस भी जो इस संबंध में पहले से दिए जा चुके हैं, उन्हीं रिप्रेजेंटेशंस के आधार पर कोर्ट मैंडमस की रिट जारी करके रिप्रेजेंटेशंस को डिसाइड करने का डायरेक्शन अपोजिट पार्टीज को, रिस्पोंडेंट्स को देती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिट पिटीशन के बीच का अंतर मैं समझता हूं कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। कई बार रिट पिटीशन जब फाइल होता है और हमने किसी डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया होता है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए अगर विज्ञापन विज्ञापित हुआ है, तो कोर्ट उसमें अपोजिट पार्टी से जवाब मांगता है, रिस्पोंडेंट से काउंटर एफिडेविट मांगता है। काउंटर एफिडेविट में जो ऑपोजिट पार्टी है वो हमारे रिट पिटीशन के फैक्ट्स को, हमारे एविडेंस, हमारी बहस को काउंटर करता है, जवाब देता है अपनी तरफ से कि इनकी कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत हैं। आमतौर पे तो वो किसी बात को सही नहीं कहते, गलत ही कहते हैं। और साथ ही वो अपने पक्ष में, अपने बचाव में जो भी संबंधित अभिलेख या डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो लगाना चाहते हैं तो वो लगाते हैं। काउंटर एफिडेविट में पैरा वाइज रिप्लाई, रिट पिटीशन के एक एक पैरा का, एक एक एवरमेंट का, एक एक बहस का रिप्लाई काउंटर एफिडेविट में ऑपोजिट पार्टीज की तरफ से दिया जाता है, जो बाद में कोर्ट में फाइल होता है और रिकॉर्ड का पार्ट बनता है। काउंटर एफिडेविट में अगर कोई ऐसी बात आती है जिसका उत्तर पहले से रिट पिटीशन में है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा नया आर्गुमेंट उस सक्षम अधिकारी के बिहाफ पर काउंटर एफिडेविट में आता है जिसका हमें फिर से रिप्लाई देने की जरूरत है और रिट पिटीशन में वो बात नहीं आई थी, तो हम रीजॉइंडर एफिडेविट फाइल करते हैं। पिटिशनर की तरफ से रीजॉइंडर एफिडेविट फाइल किया जाता है और उस रीजॉइंडर एफिडेविट में उस नई बहस का, उस नई बात का जो काउंटर में ऑपोजिट पार्टीज की तरफ से आई है, उसका विस्तृत रूप से जवाब दिया जाता है, उसका खंडन किया जाता है या उसका जवाब सही तरीके से दिया जाता है। अगर वो गलत है तो उसे गलत कहा जाता है, और अगर वो मिसगाइड करने वाली कोई बात है तो उसको भी मिसगाइड करने वाली बात का भी जवाब सही तरीके से दे करके, उसके संबंध में भी अगर कुछ अभिलेख या दस्तावेज हमारे पास ऐसे हैं तो हम उसे अपने रीजॉइंडर एफिडेविट के साथ भी संलग्न करते हैं, एनेक्स करते हैं, और वो भी कोर्ट के हमारे केस का रिकॉर्ड का पार्ट बनता है और कोर्ट में फाइल होता है। इन एफिडेविट्स के एक्सचेंज के बाद केस की बहस होती है, आर्गुमेंट होता है दोनों साइड से, और कोर्ट डिसीजन लेने से पहले रिट पिटीशन में दिए गए फैक्ट्स, साथ में लगे हुए एनेक्सर्स यानी संलग्नक, काउंटर में उस डिपार्टमेंट या उस एजेंसी या उस इंस्टीट्यूशन या उस गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से कही गई बातों को, और रिजॉइंडर में हमने जब उस जो जवाब दिए उन बातों को ध्यान में रखकर कोर्ट अपना जजमेंट डिलीवर करता है। कोर्ट के जजमेंट में जो ऑर्डर होता है, स्पीकिंग पार्ट होता है, उसमें कोर्ट कई बार इन ऑफिसर्स को टाइम देता है कि वो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर इस एक्टिविटी को करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट चैलेंज है तो उसको अगर कोर्ट ने क्वैश किया तो फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए या फ्रेश एडवर्टाइजमेंट रिलीज करने के लिए, फ्रेश प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट या एडमिशन, जो भी केस है, तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर करता है, कोई एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देता है। इस ऑर्डर को मिलने के बाद भी कई बार लोग मानते हैं कि हमारा जो पेटिशनर है या जो एसोसिएशन है, कई बार हमें मान सकते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन इससे एक स्टेप आगे बढ़ करके ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस ऑर्डर को उस ऑपोजिट पार्टी को खुद से भी सर्व करें, अपने एक लेटर के साथ, अपने एक फॉरवर्डिंग लेटर के साथ, अपने कवरिंग लेटर के साथ उस ऑर्डर की कॉपी को हम स्वयं सर्व करें बाय मीन्स ऑफ स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। उसमें हम उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये इन्फॉर्म करें कि इस रेट पिटीशन में कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है, ऑर्डर की कॉपी को साथ में सर्टिफाइड कॉपी को एनेक्स करें, और कोर्ट के दिए गए ऑर्डर के लाइट में जो भी एक्शंस अपोजिट पार्टीज को लेने हैं उसको मेंशन करते हुए हम एक लेटर अलोंग विद द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑपोजिट पार्टी को हमें सर्व करना चाहिए।
और उस लेटर की भी कॉपी अलॉन्ग विद द पोस्टल रिसिप्ट हमें अपने पास सेफली रखनी चाहिए। यही इंपॉर्टेंस है एडवोकेसी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की, जो हमें समय आने पर काम देते हैं, हमारी मदद करते हैं। रिट पिटिशन, हाँ प्लीज सर। कंटिन्यू। नहीं प्लीज कंटिन्यू, आई थॉट आप गो अहेड प्लीज। सर, जब मैं रिप्रेजेंटेशन लीगल नोटिस आरटीआई एप्लीकेशन की बात कर रहा था, उस समय एक एफआईआर का पार्ट मेरे से रह गया था। कंप्लेंट केस एंड एफआईआर, कंप्लेंट केस और एफआईआर कई संस्थाओं में हम कर सकते हैं, कोर्ट में कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट दे सकते हैं एफआईआर लिखाने के लिए। एफआईआर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आरपीडी एक्ट 2016 आया था, हमारा नया एक्ट आया था 1995 के एक्ट को रिपील करते हुए, अवक्रमित करते हुए, तो इसमें ऑफेंसेस और पेनल्टीज का एक प्रोविजन दिया गया था। इस ऑफेंसेस और पेनल्टीज के प्रोविजन को सरकार ने बनाया, इसमें 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन सेक्शन 92 में। चैप्टर 16 आरपीडी एक्ट 2016 का ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात करता है। इसमें सेक्शन 92 में पनिशमेंट भी दी गई है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज की। किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को, किसी विकलांग व्यक्ति को इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, इंटिमिडेट करना, धमकी देना, मॉडेस्टी को आउटरीच करना किसी विकलांग महिला की, और तमाम तरह की क्रूरताएं करने पर कुछ जिनको अपराध घोषित किया गया है इस कानून में, और उनके लिए दंड का प्राविधान भी है, 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का। भारत सरकार ने जब ये कानून बनाया तो सारे राज्यों के होम सेक्रेटरीज, होम मिनिस्टर्स और डीजीपीज को फॉरवर्ड किया कि ये स्टेट की पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए इसके लिए। सारे स्टेट के डीजीज ने सारे पुलिस के जिले के कप्तानों को, कमिश्नर्स को भी फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो पुलिस स्टेशन में अगर हम एफआईआर लिखाने कोई डिसेबल्ड पर्सन जाएगा तो ये पहले अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम एफआईआर लिखाने के लिए अपनी एप्लीकेशन कंप्लेंट दें अपनी, जिस एक्ट से हम एग्रीव्ड हैं, तो उस कंप्लेंट को देते समय ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आईपीसी के जो भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत तो एफआईआर दर्ज होगी ही होगी, जो विशेष कानून है उनके अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगी ही होगी। अगर वो सेक्सुअल एट्रोसिटी का है तो, सेक्सुअल ऑफेंस का है तो पॉक्सो एक्ट है, आईपीसी में प्रोविजंस हैं। ये हमारी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि हम ये खुद से पुलिस के ऑफिसर्स को बताएं कि हमारा ये कानून है जिसके अंदर ये प्रोविजंस हैं, और ये सेक्शंस भी एफआईआर में एक्यूज के ऊपर लगाए जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये एफआईआर लिखाने के लिए, अगर हम एफआईआर लॉन्च करने के लिए अगर हम कंप्लेंट देते हैं तो ये हमें अपने एंड से इस बात का ख्याल रखना होगा। हालांकि ये बात सही है कि सेक्शन 95 जो आरपीडी एक्ट का है वो ये कहता है कि अगर अलग से भी किसी कानून में कोई प्राविधान है सजा का, उसी कृत्य के लिए जो कृत्य इस कानून में सजा का अधिकारी होगा, तो जो सजा ज्यादा होगी जिस कानून में, वो सजा एक्यूज उस सजा के, उस कानून के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे एंड से कि हम आरपीडी एक्ट के जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज के सेक्शंस हैं उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, उसको भी एफआईआर या कंप्लेंट्स में लाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। मैं इसी के साथ अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, और जो भी प्रश्न या जो भी संदेह है, जो भी मेरी बात स्पष्ट ना रह गई हो, कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो, तो मैं चाहूंगा कि जरूर उसे आप लोग पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया शोताब जी, बहुत स्पष्ट, बहुत ही मुखर। मैंने पहली बार आपको सुना, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मत्स्य विज्ञान जगत को और एआईसीबी को आपसे बहुत आशाएं हैं भविष्य में। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भारत में जो भी एडवोकेसी का काम होगा विकलांगता में, उसमें आपका बहुत योगदान रहेगा। इतनी स्पष्टता, इतनी मुखरता, इतनी पेशेंस, बहुत बहुत इम्प्रेसिव। बड़ा प्रभावित हुआ हूँ मैं आपके वक्तव्य से। बहुत जस्टिस, बहुत अच्छा न्याय किया अपने टॉपिक के साथ। अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। इंद्रजीत कुमार जी हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं इंद्रजीत कुमार, बिहार नेतृत्व परिषद पटना से। सर, कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज करने जाइए तो पुलिस वाले लोग इंसल्ट करके भेज देते हैं, ये वो करके, तो उसमें क्या करना चाहिए सर? ऐसी स्थिति में आप पुलिस स्टेशन में एक अपनी कंप्लेंट, अपनी विस्तृत कंप्लेंट, अपनी शिकायत
अगर वो रिसीव करने से भी मना कर रहा है स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो ऐसी स्थिति में आप बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से स्टेशन हाउस ऑफिसर को, पुलिस इंस्पेक्टर को, हम लोग यहाँ थाना अध्यक्ष जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में, आप उसे प्रेषित करते हुए अपनी कंप्लेंट पोस्ट कर दें और 15-20 दिनों के अंतराल के बाद आप कोई कार्यवाही ना होने की स्थिति में जिले के पुलिस कप्तान, अगर आपके यहाँ कमिश्नर है तो उसे, और अगर आपके यहाँ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है तो उसे आप एक एप्लीकेशन प्रेषित कर दें उस कंप्लेंट में आप अपनी थाने में, पुलिस स्टेशन में दी हुई एप्लीकेशन का उल्लेख करें और साथ में उसकी एक कॉपी भी लगा दें और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, पुलिस कप्तान को स्पीड पोस्ट के थ्रू सर्व कर दें। इन दोनों एप्लीकेशंस को आप अपने पास उसकी कॉपी संभाल के रखें और जो आपने स्पीड पोस्ट से जो सर्व किया उसकी पोस्टल रिसिप्ट को आप संभाल के अपने पास रखें और पुलिस कमिश्नर को सर्व करने के 10-15 दिन के अंदर, और अगर मैटर बहुत सीरियस है तो आप 1 हफ्ते का ही वेट करिए। अगर क्राइम जो ऑफेंस हुआ है वो काफी सीवियर है, ग्रीवियस है, तो आप 1 हफ्ते का वेट करके एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सेशंस कोर्ट सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 टीआरपीसी का। आप उसमें एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सेशंस कोर्ट में, और सेशंस कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस पुलिस स्टेशन को एफआईआर लिखने का ऑर्डर दे अगर प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लगता है कि हाँ कोई ऑफेंस हुआ है, कोई जुर्म हुआ है, कोई अपराध किया गया है। सेशंस कोर्ट या तो पुलिस स्टेशन को एफआईआर लिखने का आदेश दे सकता है, इसके साथ ही वो आपकी एप्लीकेशन को ही कंप्लेंट केस भी ट्रीट कर सकता है। दोनों स्थितियों में कार्यवाही होने की आशा है। अगर एफआईआर दर्ज होगी तो पुलिस फिर उसमें कार्यवाही करेगी, विवेचनाधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, और अगर कोर्ट ने स्वयं आपकी एक 156(3) की एप्लीकेशन का संज्ञान लेकर उसे कंप्लेंट केस ट्रीट कर लिया तो कोर्ट में आपका बयान होगा, कंप्लेनेंट का, जो पीड़ित है या कंप्लेनेंट है उसका बयान होगा, एविडेंसेस वो गवाह अपने प्रस्तुत करेगा कोर्ट में, जिससे वो साबित कर सके कि उसके साथ ये गलत काम हुआ है या, और उसके बाद कोर्ट सम्मन करेगी कंप्लेंट केस में उस डिफेंडेंट को या अपोजिट पार्टी को, एक्यूज को, जिसने वो एक्ट या ऑफेंस कमिट किया है। राइट, और कोई प्रश्न? इनको म्यूट कर दीजिए इंद्रजीत जी को। अच्छा, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद शताब्दी जी। जैसा मैंने कहा कि हम आपको परेशान करते रहेंगे भविष्य में भी, और आपसे हमें बहुत आशाएं हैं, विश्वास है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एडवोकेसी के द्वारा आप बहुत बड़ा योगदान देंगे इस क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। थैंक यू वेरी मच गौरी। थैंक यू शताब्दी जी। ये वेलकम गौरी जी। नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे प्रकाश डाला शताब्दी जी ने, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ऐश्वर्या, हम एक और डिवाइस से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना उधर? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। थैंक यू। मेरे तरफ फिर कोई इंटरनेट इश्यू आ गया है लैपटॉप पे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसपे शताब्दी जी ने प्रकाश डाला, और आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत सारी क्लैरिटी हो गई होगी इस पर।